मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम के 814वें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पहले ही अनाउंस किया था कि आज हम एक्सक्लूसिव शो करेंगे निशांत वर्मा सर के साथ और अनुपम त्रिपाठी भाई के साथ। निशांत वर्मा सर जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अनुपम त्रिपाठी भाई जो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हम गुफ्तगू करेंगे देश में जो आज हालात हो रहे हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो हमारे नेताओं की नाकामयाबियों का मामला हो, चाहे हमारी जिम्मेदारियों का मामला हो, या फिर कोविड-19 को लेकर जो ऑक्सीजन का मामला है, जो दूसरे मामला हैं, उन मामलों की बात हो। हम बात करेंगे निशांत वर्मा सर के साथ एक छोटा डिस्कशन और अनुपम त्रिपाठी भाई के साथ। मेरे साथ निशांत वर्मा सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको अपने स्क्रीन पर आमंत्रित कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपने सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। एंड विल वेट फॉर अनुपम त्रिपाठी टू जॉइन अस। स्वागत कीजिए निशांत वर्मा सर का। निशांत वर्मा सर मेरे साथ हैं। सर जय हिंद, कैसे हैं आप? जय हिंद अशरफ भाई, और अमन का पैगाम को धन्यवाद कि आपने फिर मुझे याद किया। मैं ठीक हूँ। निशांत सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें समय दिया। अनुपम त्रिपाठी भाई जुड़ेंगे हमारे साथ में और उनके आग्रह पर आप हमारे साथ जुड़े हैं फिर से एक बार बैक टू बैक शो हमारे साथ करने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। और अनुपम भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे आज के जो हालात हैं, और अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा भी सामने आया है कि किसानों के ऊपर पुलिस वालों ने बर्बरता दिखाई है, उनकी मारपीट की है। तो हम पहले किसानों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अनुपम और हमारे डिस्कशन को भी हम लेकर आगे चलेंगे। अनुपम भाई अभी आ गए हैं, उनको मैं स्क्रीन पर ले लेता हूँ, उनका स्वागत कर लेते हैं। और जैसे अनुपम भाई का क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन होता है, तब तक आप। अनुपम भाई नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? नमस्कार अशरफ भाई, मैं ठीक हूँ। नमस्कार निशांत वर्मा जी, कैसे हैं सर आप? थैंक यू। अनुपम भाई सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट, थोड़ा सा 5 मिनट में लेट हो गया, माफी चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच अशरफ भाई। आई एम सॉरी, ऑडियो के इश्यूज थे, सो आई हैड टू रीलॉग इन। आई क्लियर्ड दी स्पीकर्स एंड नाउ थिंग्स आर बेटर। थैंक यू सो मच निशांत वर्मा सर। आपको मैंने थोड़ा वेट कराया, आई एम सो सॉरी फॉर इट। एंड जब भी आप बात कर रहे होते हैं, देखिए इट इज हमारे लिए तो लर्निंग है, तो मैं तो बस आपको सुनता हूँ कान खोल के, एंड इट्स अ लर्निंग फॉर अस। यू हैव सो मच जी जी, एंड सो मच एक्सपीरियंस यू हैव, तो इट इज अ प्लेजर। अब बात आई अशरफ भाई आपके सवाल की, तो ये कहना चाहूंगा, देखिए ये मोदी सरकार ये कंप्लीटली क्लूलेस है। ये कहना कि अब थर्ड लहर आने वाली है, तो वो तो ठीक है ना, तो थर्ड लहर तो दुनिया कह ही रही है, सेकंड लहर के बाद थर्ड लहर आएगी, हो सकता है फोर्थ लहर भी आए। अगर आप 1918 में चले जाएं, स्पेनिश फ्लू से कंपेयर करें, तो स्पेनिश फ्लू भी 2 से 3 साल तक रहा और उसमें कितनी जानें गई। तो उससे भी अगर कंपेयर करें तो थर्ड लहर और फोर्थ लहर तक भी रह सकती है, आ सकती है। अंटिल द टाइम द होल वर्ल्ड, इंडिया में 136 करोड़ लोग हैं, सभी को जब तक वैक्सीनेट ना कर दिया गया जाए, जिसमें सालों लग जाएंगे, तब तक इसके खिलाफ 100% किसी की गारंटी या इम्यूनिटी नहीं है कि बचा जा सकता है। तो लहर तो आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कोविड जो है, जैसे निशांत सर ने कहा, ये देखिए एक वायरल की तरह है। अब हर साल पहले जब कोविड नहीं होता था, तब भी जब अप्रैल मई जून महीना आता है, तो एक चेंज ऑफ सीजन होता है, तो फ्लू का सीजन आता है, उसमें ये कोविड आता है। तो लाइक ही वाज सेइंग कि जनवरी फरवरी में बिल्कुल एब्सेंट था, कोविड ना के बराबर था। उसके बाद जैसे मार्च एंड हुआ, अप्रैल आया, कोविड की सेकेंड लहर आई, एंड दिस गवर्नमेंट वाज कॉट क्लूलेस, बिकॉज मोदी जी अपनी ही पीठ थपा रहे थे और सारी दुनिया को बोल आए थे हमने तो कोविड बीट कर दिया, विच मींस दे वर कंप्लीटली क्लूलेस एंड इट डिड नॉट रियलाइज कि भाई सेकंड लहर भी आ सकती है। लंदन में, इंग्लैंड में सेकंड लहर होके आई, इंडिया आई, मुंबई में आई। ये लोग तो पीठ थपथपा रहे थे, मुंबई में आई, सरकार किसी और की है, तो इन्होंने कहा चलो कोई नहीं, लेट उद्धव ठाकरे डील विथ इट, बाकी जगह तो नहीं है, वी आर ऑल सेफ। ये बंगाल में बैठ के इलेक्शन रैलियां करा रहे थे, लाख लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, कुंभ मेला करा रहे थे यूपी में, उत्तराखंड में, राइट। तो अब जब इतनी जानें चली गई एंड देव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, तो ये कहना कि भाई हम पहले ही से आप लोगों को तैयार कर देते हैं, थर्ड लहर भी आएगी, I mean, it just makes no sense. And by saying that, if the Modi government thinks that they can get away और say कि हमने तो प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट करने से क्या होता है?
The point is you have to save lives, and to save lives you have to be prepared. What was your preparation as far as the second wave is concerned? Will you be prepared before the third wave? The answer I'm telling you in advance, they still won't be prepared. कोई preparation नहीं होगी. अभी second wave खत्म होगी, we'll all be back to normalcy. सरकार भी जो है अपना इलेक्शन में बिजी हो जाएगी, लोग वेंटिलेटर भूल जाएंगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब भूल जाएंगे, फिर थर्ड वेव आएगी और फिर लोग मरेंगे. ये भारत की स्टोरी है. भारत ऐसा ही है. भारत जो है रिएक्शन मोड में रहता है, कभी प्रिकॉशनरी या लर्निंग मोड में नहीं होता है कि फलानी चीज हुई तो हमने उससे क्या सीखा और फिर हमने क्या स्टेप्स लिए. यहां कुछ ऐसा नहीं होता. यहां सब रिएक्शन मोड चलता है, और ये सरकार तो वैसे ही भगवान भरोसे है. So my answer is, I'm sorry, by saying कि third wave आने वाली है, how does that make any, how does that change anything? It does not absolve the Modi government from what or the lack of what they've done as far as the second wave is concerned. That's what I have to say. जैसे आपने बताया निशांत सर, जैसे भी अनुपम भाई ने बताया हमको कि सरकार पीठ थपथपा रही थी अपनी, और सरकार पीठ थपथपाते रह गई, और जो जनता है उनको छाती पीटने की नौबत आ गई उनकी. अब सारी जनता छाती पीट रही की जो हालात हो रहे हैं. सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग का सवाल मेरे जहन में आया है कोविड को लेकर. जी सर, प्लीज सर, प्लीज. अगर सपोर्ट में है आपका मैसेज या काउंटर है तो काउंटर करना है प्लीज. नहीं, इसमें काउंटर नहीं है. मैं अनुपम जी की दो बातों को लेकर के थोड़ा सा एलॉबरेट करने का टाइम चाहिए. अनुपम जी ने बिल्कुल सही कहा कि वी आर अ रिएक्टिव सिचुएशनल गवर्नमेंट. यहाँ कुछ होता है तो उस समय रिएक्शन करते हैं, तैयारी नहीं करते. एक तो मैं इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहूंगा, और दूसरा फिर मैं वैक्सीनेशन पे कुछ कहना चाहूंगा. देखिए, जब मार्च, अप्रैल, जून, मई 2020 का समय था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर से और भारत के अंदर से भीख मांगी थी कि हमको रुपया दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. उन्होंने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, WHO को कह के पता नहीं कहां से, और भारत के अंदर PM केयर्स के नाम का कटोरा लेकर के जो भिक्षा नहीं पर भीख मांगी थी, वो सारा ये खा गए और डकार नहीं मारी. अगर इन्होंने उस पैसे का कहीं भी सही इस्तेमाल किया होता तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को वो ये ना कहते कि PM केयर में जो भी पैसा आता है वो हम नहीं बताएंगे कि कितना आया और कहां गया. यानी ये चोर है, और चोर ही होता है वो जो नहीं बताता है. अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो बता देगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1 अबाउट रेडीनेस. नंबर 2, जो रिएक्टिव वाली बात फ्रेज यूज किया, बहुत सही है. अब ये है कि हमारे देश में लाखों लोग हर साल मलेरिया से पीड़ित होते हैं. मौसम के हिसाब से आता है, चला जाता है, और इसमें सैकड़ों हजार लोग मारे भी जाते हैं हर वर्ष. इसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस, इसमें लाखों लोग पीड़ित होते हैं, हजारों लोग हर वर्ष मरते हैं. लेकिन ऐसी बीमारियों को लेके जो मौसमी होती हैं, बहुत सारे फीवर्स भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु होती है, बीमार पड़ते हैं. हम भारत में गरीब देश है. पहले तो मैं बता दूं, आप अमेरिका में बैठे हैं अशरफ भाई, लेकिन हम गरीब देश हैं, और उसमें इस सरकार ने हमें और गरीब कर दिया है. चाहे वो मोदी जी का जहाज देख के मत सोचिएगा कि हम लोग अमीर हैं. हम लोग बहुत गरीब देश हैं और गरीब हो चुके हैं. समझने की बात यह है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप किया जाता है, वो शुरू से उस तरह से किया जाता है, और दुनिया में किया जाता है कि पर 1000 पीपल कितने हमारे PHC होने चाहिए, कितने डॉक्टर्स, कितने केमिस्ट, कितने हॉस्पिटल, कितने क्या. ये एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो WHO के पास एक बिल्कुल विस्तृत तरीके से है, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है. और उसको पीछे रहने का कारण मैं आपको बताऊं. भारत में भारत सरकार और इंक्लूडिंग हमारी राज्य सरकार है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हो बुरा लग रहा हो तो लगे, अगर किसी राज्य की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस अच्छी सर्विस देने लगे तो वहां के पॉलिटिशियंस और उनके रिश्तेदारों की चलाई प्राइवेट ट्रैवल्स का क्या होगा. यही चीज हमारे स्वास्थ्य पे आकर के अटकती है. अगर भारत में भारत सरकार, राज्य सरकारें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पर कैपिटा के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से क्रिएट कर दें, तो इन्हीं के जो
धंधे में पैसा लगाने वाले डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, तो इन बेचारों का क्या होगा? आज की तारीख में दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल, दिल्ली नहीं पूरे भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर बेटर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अंडरलाइंड। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को छोड़ दीजिए, वो तो हॉस्पिटल भी नहीं है, वो तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। लेकिन ये हमारे देश में पिछले 1 साल में क्यों डेवलप नहीं किया गया, अब मैं ये बताना चाहता हूं। एक तो मोदी जी पैसा खा, तो जब पैसा ही नहीं है तो भिखारी क्या डेवलप करेगा? दूसरी चीज, इन्होंने बहाना दिया कि एकदम से, आप इनके मंत्रियों संत्रियों को सुनिए, भाजपा के और केंद्र सरकार के और भाजपा की राज्य सरकारों, ये कहते कि एकदम से आया, इतनी जोर से आया, इतने सारे आए तो हम क्या करते? कोई इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर चलती है, लड़ाई चलती है, तो लाखों सैनिक जाते हैं लड़ने के लिए, हजारों नहीं, लाखों सैनिक लड़ने जाते हैं बॉर्डर पे, और हजारों की संख्या में, उस तादाद में, हजारों की तादाद में घायल होते हैं। तब मिलिट्री ये थोड़ा ना कहती है कि मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, इट इज टेकन केयर ऑन वॉर फुटिंग। और वॉर फुटिंग के लिए पिछले साल मैं टीवी पे जब ये सब शुरू हुआ था, और केजरीवाल से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके मोदी तक, जब ये कह रहे थे, मैंने सबको कवर किया इसमें, जब ये कह रहे थे कि इतना इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तब मैंने कहा ये तंबू लगाओ, तंबू आइसोलेट करो लोगों को तंबू में, रो क्या रहे हो कि तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं? किसी भी देश के पास एकदम से आई आपदा के लिए नहीं होता। तो पहली चीज तो यह कि हम रिएक्टिव बात करते हैं, उसमें भी भूखे नंगे हमारी सरकारें जो हैं वो नहीं करती। दूसरा, अनुपम जी ने बहुत सही बात कही, वैक्सीनेशन, कि 136 करोड़ लोग हैं, जब तक सारे के सारे वैक्सीनेट नहीं होते तो कैसे बचाव होगा? यहां मैं अपना एक छोटा सा, अज्ञानी हूं लेकिन ज्ञान जरूर दूंगा, जो मैंने WHO को पढ़ा, जो मैंने ICMR को पढ़ा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पढ़ा, और जिन्होंने ये वैक्सीन क्रिएट करी इंक्लूडिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पढ़ा, साथ ही साथ अमेरिका के उस वैक्सीन ट्रायल को पढ़ा जो कि वायरल यानी कि फ्लू पे किया गया था, आज से कम 14 साल पहले। मुझे कोई आज तक इस देश में ये नहीं बताया पाया, इस दुनिया में नहीं बता पाया, अनुपम भाई गौर कीजिएगा, WHO नहीं बता पाया कि ये जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की जो ये वैक्सीन हैं, EUA वाली हैं, ये रेगुलर वैक्सीन नहीं है, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पे हैं, यानी कि किसी को नहीं पता कि ये काम करती है या नहीं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की जो वैक्सीन या मेडिसिन या इक्विपमेंट होता है, उसका बेसिक पर्पस यह है कि और तो कुछ है नहीं इस समय, ये ट्रायल में थोड़ा सा दिखा रहा है कुछ अच्छा, इसको कम से कम लगाओ या खिलाओ, क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। लेकिन इस बात को मैं कंपेयर करूंगा इन्फ्लुएंजा की बनाई वैक्सीन बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन 2006 में। 5 million people were injected and provided with the dosage of influenza के सामने की वैक्सीन in US, and the project was dropped within 1 year for furtherance। उसका रीजन यह था कि उस वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कह लीजिए या बॉडी के अंदर की शेल्फ लाइफ 10 से 11 महीना ही थी। एक डॉक्यूमेंट WHO, ICMR, IMA, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहा, ना सीरम इंडिया, ना भारत जिसने को दूसरी दवा बनाई है वैक्सीन, कि इसका असर कितने दिन रहेगा। हमें पता है बहुत सारी वैक्सीन कुछ होती है लाइफ टाइम, जैसे एंटी टिटनस है, एंटी टिटनस 1 साल के लिए माना जाता है, लेकिन कट गया तो फिर लगा लेते हैं। मम्स बचपन में लगाया जाता है, लेकिन अगर बड़े हो जाओगे तो भी मम्स होने के चांसेस होते हैं। चेचक है वगैरह, सबका हमें पता है, ट्यूबरक्लोसिस है। इसीलिए ये जो वैक्सीन है, चाहे फाइजर ने बनाई, एस्ट्राजेनेका ने बनाई, डोंट वेरी केयर किसने बनाई, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, पूरे देश को ये करने निकले जो कि इसके रूल के खिलाफ है। क्योंकि बेसिक प्रीमाइस होता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में, दैट टारगेट करो, आइडेंटिफाई करो किसको जरूरत है। ये नहीं कि तुम, ये वही वाली बात है, राम मंदिर वहीं बनाएंगे और सबको वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि राम वहां पैदा हुए थे कि नहीं, और ये नहीं पता कि ये वैक्सीन चलेगी कि नहीं और कितने दिन चलेगी, बस लगाओ, ठोको ठोको ठोको।
नवजोत सिंह सिद्धू के ताली ठोको और मोदी जी के लिए वैक्सीन ठोको। ये प्रॉब्लम। जी सर। सर इट्स लाइक द मेल इन द पोस्ट ऑफिस। हमने मूवीज में देखा, वो पोस्ट ऑफिस में मेलमैन ठप्पा मारता देता, मारते थे ठप्पा, एनवेलप उठाता है, ठप्पा मारता है। तो ये वैक्सीन को उसी तरह यूज करें इंडिया में, बस जो पकड़ रहा है लगा उस पे स्टैम्प। बिल्कुल सर, आप नहीं, लेकिन समझ लीजिए मेल। आप बोलिए। जैसे निशांत सर ने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ही इज टॉकिंग पैन द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट देखिए, ये इमरजेंसी यूज के लिए है, जैसे इन्होंने कहा। अभी पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग दी WHO किसी को गारंटी नहीं है 100% की भाई ये वैक्सीन काम करेगी। दैट इज फॉर द फ्यूचर टू टेल। आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे भारत में जैसे ब्लैक फंगस का केस आ रहा है, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि शायद वो जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगा रहे हैं, पानी आ रहा है उससे हो जा रहा है, कुछ कह रहे हैं जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उससे हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका इस वैक्सीन से भी कोई रिलेशन हो सकता है। मतलब frankly we are all clueless, even the medical fraternity all over the world, the WHO or anybody who's been in the medical science field for the past 40 years also, no one can say with guarantee this will work or not. But what other better option do we have? This is what we have currently, कि भाई ये वैक्सीन है, अब दुनिया भर लगा रही है, and let's take a chance with it, and that is what is happening now. The rest of the world, the western world is taking their chance with it. अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है, हमारे यहाँ भी वैक्सीन है। लेकिन हमारे यहाँ जो थरो करप्शन और मिसमैनेजमेंट और ये जो पूरी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, कि मोदी जी ने 6.5 करोड़ वैक्सीन लगे बांटने, पहले अपने को कोच लिया, अपने मंत्रियों को कोच लिया, उसके बाद लगे सबको बांटने। हमको तो नहीं लगाया, किसी को नहीं यहां लगाया, राइट, और लगे सबको बांटने। तो ये मिसमैनेजमेंट वगैरह जो है यहाँ पे, मतलब देखिए दो पहलू है। एक है द साइंस साइड, द मेडिकल साइड ऑफ इट, जिसमें निशांत जी सही कह रहे हैं, भाई इमरजेंसी यूज के लिए है। हाउ इफेक्टिव विल इट बी, for how long will it be effective? Will it be for 1 year only, or will it be lifelong, or whatever? That only time will tell, and we have to take our chances, for which the medical community world over has come together under the umbrella of the WHO, and they've said, "Chalo, let's go with it. Let's take our chances." Okay, and time will tell. Literally, I mean, इन चीजों में देखिए, कोई चीज 6 महीने साल भर में नहीं बताई जा सकती है। 2 साल 3 साल आगे जाके पता चलेगा ये काम करी कि नहीं करी, वगैरह वगैरह। बट दिस इज ऑल दैट वी हैव, दिस इज आवर बेस्ट शॉट, लेट्स गो विद इट। इंडिया में प्रॉब्लम अलग है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक भारत सरकार है जो कंप्लीटली क्लूलेस है, हाँ, जिसका साइंटिफिक टेम्पर सारी दुनिया जानती है। मोदी जी जो है डेली लाइक अ डम-डम, ही गोज अराउंड टीचिंग साइंस एंड न्यू थिंग्स टू एवरीबॉडी। Am I audible now? That was my dad calling on the other side. So you were still audible when you were on the phone, so you were good. Yes. Can I continue? Please. Yes. So what I was saying was that यहाँ तो साइंटिफिक टेम्पर देखा ही है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। वो कह चुके हैं गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी करी गई, तो उस जमाने से हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन होते थे। कह चुके हैं, रेडार टेक्नोलॉजी की बात कर चुके हैं कि कैसे जो है क्लाउड्स में हवाई जहाज छुप जाता है, रेडार नहीं पकड़ पाता है, हाँ, इसलिए पाकिस्तान को इस समय अटैक करना चाहिए। A² + B² आपको सिखाई चुके हैं, हाँ, वो नाले से जो है गैस बना लेते हैं, वो आपको सिखा चुके हैं। हाँ, जटायु जो है, रामायण में जटायु होता था तो कहे हवाई जहाज तो हमारे यहाँ रामायण के जमाने से है। इस किस्म की बेवकूफी बेतुकी बातें जो हम लोग झेलते आए हैं पिछले 7 साल से, ये तो देश के प्रधानमंत्री का साइंटिफिक टेम्पर है। जब देश का प्रधानमंत्री लीड करता है और उसका पूरा कैबिनेट जी हुजूरी में रहता है और पूरी दुनिया जो है हंसती है हम लोगों पे, सो यू कैन देन इमेजिन जब इतनी बड़ी महामारी आएगी, जिसका पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी वर्ल्ड ओवर अभी चांस लेके कुछ कर रही है, उपाय निकाल रही है। तो ये देश जिसका लीडर का इस प्रकार का साइंटिफिक टेम्पर है, वो जिस तरीके से उसने लीड किया पिछले साल 1.5 साल में अगेंस्ट दी पैंडेमिक, अब देश देख ही रहा है। गंगा जी में 2000 बॉडीज तैर रही हैं, शमशान भर गए हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं। ये सब किसके कारण हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जो इस देश का प्रधानमंत्री है, नाम है नरेंद्र मोदी। ही इज नॉट फिट इनफ टू बी अ पियन इन माई ऑफिस, जो कि प्रधानमंत्री बनके इस देश में बैठा हुआ है।
That's the bottom line. It is time that we start calling a spade a spade. ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल करेक्टनेस का देखिए समय चले गया। लाशें बह रही हैं गंगा जी में, जहां डॉल्फिन्स तैरा करती थी वहां लाशें बह रही हैं। और अब समय आ गया है कि ये देश कॉल आउट करे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी भारत सरकार की स्टूपिडिटी, जिसके कारण आज जान जा रही है हमारे देश में। That's all I like. एक बात ऐड करना, एक बात मैं ऐड करूं अशरफ जी, अगर इजाजत हो। प्लीज। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं अनुपम भाई की बात में, व्हेन ही राइटली पॉइंट्स आउट के व्हाटएवर इज द बेस्ट शॉट अवेलेबल वो हमारे देश में भी होना चाहिए, जैसे वैक्सीनेशन की बात है। लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकली इसलिए जाता हूं इसके अंदर, उसका एक बेसिक रीजन ये है कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जैसा मैंने पहले हाईलाइट किया कि यही नहीं पता कितनी ड्यूरेबिलिटी है इसकी, कितना असर होता है, तो चलिए बाद में मालूम चलेगा, लेकिन कितने समय के लिए करना है। यानी इसका अगर WHO की वेबसाइट पे आपका दर्शक कोई चला जाएगा, कोई भी जाकर के अगर कोविड-19 वैक्सीन का क्वेश्चन आंसर पढ़ लेगा, तो वो पढ़ने के बाद वो हंसने लगेगा कि ये WHO जो कुछ जानता ही नहीं है तो उसके बारे में इतना हंगामा क्यों है मेरे भाई। अब इसमें इंडिया में एक प्रॉब्लम और आ रही है। अगर याद हो तो जब ये लॉन्च हुई थी जनवरी में जी, तब ये कहा गया था पहले शॉट और दूसरे शॉट के बीच में 4 हफ्ते का गैप होगा। उसके कुछ समय के बाद ये कहा गया कि 6 से 8 हफ्ते का गैप होगा। अभी हाल में ये समाचार आया कि मोदी जी को कहीं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो भारत सरकार ने 12 से 16 महीने का गैप पहले और दूसरे शॉट का कर दिया। ये जो, माफ कीजिएगा, लेकिन जो गधा प्रेरित बिहेवियर है ना मोदी का, ये इस देश को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि अगर उसने एक बार में एक ही बात करवाई होती और उसको फॉलो करवाया होता तो ये बेहतर था। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू में वैक्सीन लॉन्च करके, नाटक करके देश को 2021 में ले आए हैं ब्रह्मास्त्र, ये राजनीति करके उनको इलेक्शंस की तरफ जाना था। फिर बाद में मालूम चला कि इतनी डोज तो बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो अपने मन से 6 से 8 कर दिया। आई मीन कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा गधा तो नहीं होगा कि 4 हफ्ते के गैप वाले को आज 12 से 16 हफ्ते का गैप दिखा देगा। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है तो फिर वो हर्षवर्धन की तरह घोड़ा छापी हो सकता है। क्योंकि एक सीधी सादी बात, लोगों ने तवज्जो नहीं दी अदर पूनावाला के स्टेटमेंट्स जो उसने पिछले साल दिसंबर नवंबर में और इस साल जनवरी में दिए थे। वो वीडियोस अगर आप निकाल के देखेंगे, मेरे पास है, मैंने शेयर भी किए हैं कई जगहों पे, उसमें वो साफ कहता है कि जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उसका मतलब है इंडिया को वैक्सीनेट करते करते 3 से 4 वर्ष लग जाएंगे। अब यहां मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अनुपम भाई, बिकॉज एक तरफ तो ये नहीं पता कि इसकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल की भी है या नहीं। मान लीजिए कि इसका असर, जैसे हमने अमेरिका वाली इन्फ्लुएंजा की बात बताई या और भी दवाइयों का होता है, कि इस मेडिसिन का या इस वैक्सीन का असर मान लेते हैं 1 साल होता है, और भारत को पूरा वैक्सीनेट करने में यदि अदर पूनावाला जो कि खुद बना रहा है, क्या बना रहा है, वैक्सीन बना रहा है, मोदी की तरह देश को नहीं बना रहा है, वो कहता है कि 4 साल लगेंगे। तो अब आप ये बताइए कि अगर आज मुझे कंप्लीटली वैक्सीनेट कर दिया गया और लेट्स से अनुपम भाई को 4 साल बाद वैक्सीनेट किया गया, जब तक अनुपम भाई को वैक्सीनेट 4 वर्ष में नहीं किया जाएगा, मेरा दोबारा नंबर नहीं आएगा। यानी कि अगर इसकी तो पता ही नहीं तमाशा क्या है, और इस तमाशे को पॉलिटिकली अगर ये कहा जाएगा तो देखिए अनुपम भाई ने भी कहा कि लेट्स गिव इट अ बेस्ट शॉट, बट हाउ, कैसे? मैं पहला आदमी हूं जिसको वैक्सीनेट किया गया, 4 साल बाद अनुपम भाई का नंबर आएगा अदर पूनावाला के हिसाब से। यानी कि अगर इस दवाई, इस वैक्सीन की ड्यूरेबिलिटी 1 साल की है तो उसके बाद 3 साल मैं किसके मुंह में हूं? ये साफ बोल दिया जाए इस देश को, इस दुनिया को, WHO बोल दे। और मैं तो आपको एक बात बताऊं, मोदी जी टीवी पे 8 बजे आके कह देना सब ठीक है चल दो काम पे, मैं शर्त से कहता हूं कल सुबह कोरोना ठीक हो जाएगा इस देश का। क्योंकि ये जो हवा है ये पिछले साल मोदी ने क्रिएट किया, और अब वो ये समझ चुकी है भारत सरकार कि इस हौवे का कोई इलाज नहीं है। कोरोना का तो जरूरी भी नहीं है, वो तो ठीक हो जाते हैं, लोग खुद ही लिख के देते हैं 99% पीपल गेट रिकवर्ड। तो जो 1% जा रहा है वो तो एक आम एवरेज है, मैं उस नजर से देखता हूं। अगर तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हवा मोदी ने तुम्हारे घर तक पहुंचाया है लोगों, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ईगोइस्टिक आदमी है। हिटलर ने भी फाइनली गोली मारी थी, अपने ईगो को नीचे तो किया नहीं था। ये देश इस चक्रव्यूह में था। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अशरफ भाई,
दैट कहीं ना कहीं आप ये भी देखें 136 करोड़ की जनता है, बाहर ये वैक्सीन फ्री प्रोवाइड किए जा रही, हमारे यहाँ 300 रुपए और 600 रुपए की ये वैक्सीन मिल रही है, और इसके डोजेस भी जो है, मतलब एक डोज पे सेकंड डोज लगेगा, और 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो जो कमर्शियल एंगल है उसको भी देखना चाहिए। अभी भले ही भारत सरकार इसमें जीएसटी लगा रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, किकबैक्स का कुछ सिस्टम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंगल यहां भी आएगा, और ये देश नोन है, ये देश सीखता है मोदी जी से कि कैसे आपदा को अवसर बनाना है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कमर्शियल एंगल भी है बहुत बड़ा वाला। इफ यू डू द मैथ आप घबरा जाएंगे, आपके कैलकुलेटर में नंबर ऑफ जीरोस नहीं ऐड हो पाएंगे अगर आप देखें कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव से जस्ट द फुल कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डोजेस for 136 crore people multiplied by 300 and 600 rupees, and add to that ये जो टेस्टिंग जो होता है 800 रुपए की टेस्टिंग होती है, क्या होता है, अगर आप you do the math तो this figure would be it will be mind boggling। और बाकी सब देश दुनिया में ये सब फ्री है, और हमारे ही देश में जो कि अब लिटरली थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया है। 10 साल पहले वी वर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इनफैक्ट द थर्ड फास्टेस्ट developing economy in the world. Today we are back to the old, you know, the dark ages। हम लोग एक अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमसे आगे बांग्लादेश निकल गया, हमने मियां को तो हमारी जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पुअर कंट्री में आप 300-600 रुपए वैक्सीन के लिए चार्ज कर रहे हैं 136 करोड़ लोगों के लिए, 800 रुपए आप टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। वो टेस्ट जो है बिल्कुल बकवास है, जिसको ऑलरेडी निशांत सर ने एक्सपोज किया हुआ है कि वो टेस्ट तो कोरोना को पकड़ता ही नहीं है। आपको किसी प्रकार का फ्लू होगा तो वो पकड़ेगा, आपको खांसी होगी तो वो पकड़ेगा, वो कोई कोरोना को नहीं पकड़ता है। तो ये सारा देखते हुए कमर्शियल एंगल भी है बहुत बड़ा, जिसको नजरअंदाज अभी दुनिया कर रही है, बट वन नीड्स टू थिंक अबाउट दैट एज वेल।